आज के दिन भी भारतीय परिवार में जो परिवार के बड़े सदस्य होते हैं वे अपने बच्चों को, बच्चों के स्पाउस को या बच्चों के बच्चों को कुछ टोकन ऑफ इमोशंस या ब्लेसिंग कह लें, वो गिफ्ट दिया करते हैं। और ये गिफ्ट का फॉर्म जो है डिफरेंट हो सकता है। ये हो सकता है कैश में हो सकता है काइंड में हो सकता है कि ज्वेलरी के फॉर्म में हो या कुछ एसेट्स के फॉर्म में हो। गिफ्ट लेना या देना भारतीय कानून के अनुसार पूरी तरह कानूनी है, लेकिन गिफ्ट लेने या देने के पहले कुछ जानकारी आपको अवश्य जानी चाहिए, सो दैट यदि आप गिफ्ट रिसीवर हैं, रेसिपिएंट हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आज तो आपको गिफ्ट मिला, आज बहुत प्रसन्न हो गए और कुछ महीनों के बाद इनकम टैक्स की नोटिस आपके पास आ गई और उस समय आपको लगा कि गिफ्ट जो लिया हमने, जो प्रस्तुता आई थी, ये कहीं लेने के देने न पड़ जाए। आज हम चर्चा करेंगे इसी बिंदुओं पर कि यदि आप गिफ्ट लेते हैं तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या क्या जानकारियां आपको होनी चाहिए, सो दैट कि आवश्यक सावधानियां आप बरत सकें। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। यदि इस वीडियो में आपको कोई ऐसी जानकारी मिले जो पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो आपको पसंद आए, तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर यस लिखें। और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको नहीं पता थी, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप नो लिखें। और या ये भी हो सकता है कि आपको जानकारी तो मिली लेकिन वीडियो के कंटेंट वगैरह या कुछ और चीज़ें आपको पसंद नहीं आई, तो इस मामले में भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गिफ्ट लेने या देने के 3 तरह के इवेंट्स हो सकते हैं। पहला इवेंट हो सकता है कि आपको जो रिलेटिव है आपका, वो रिश्तेदार दे आपको गिफ्ट। दूसरा इवेंट हो सकता है कि आपको गैर रिश्तेदार गिफ्ट दे। और तीसरा इवेंट हो सकता है इसमें रिश्तेदार और गैर रिश्तेदार दोनों ही आपको गिफ्ट दे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिश्तेदार जो गिफ्ट देता है, उस गिफ्ट की कीमत अनलिमिटेड हो सकती है, यानी किसी भी कीमत की, किसी भी मूल्य की वस्तु या कैश या अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन्स आपको यदि गिफ्ट मिलता है तो वो न ही आपके हाथ में, न ही जो गिफ्ट डोनर है जिसने आपको गिफ्ट दिया है उसके लिए कोई टैक्सेशन का इवेंट्स आता है, यानी किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अब बात करते हैं गैर की, यदि कोई गैर रिश्तेदार आपको गिफ्ट देता है तो उस केस में इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से यदि उस गिफ्ट की कीमत 50,000 रुपये से अधिक है तो जो गिफ्ट रेसिपिएंट हैं, जो गिफ्ट लेता है, उसके हाथ में वो टैक्सेबल माना जाता है। इसका मतलब यदि गैर रिश्तेदार 50,000 रुपये तक की गिफ्ट यदि आपको देता है तो वो गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही इसका मूल्य 50,000 रुपये से अधिक होगी, आपके हाथ में वो इनकम टैक्सेबल इनकम मानी जाएगी। तीसरा इवेंट्स है जहां की रिश्तेदार और गैर रिश्तेदार दोनों ही गिफ्ट दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि गैर रिश्तेदार यदि आम तौर पर आपको गिफ्ट देंगे तो 50,000 से रुपये की अधिक की मूल्य की वस्तु या कैश या कुछ भी देते हैं आपको, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल माना जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जैसे शादी, जहाँ की आपको रिश्तेदार भी गिफ्ट देते हैं, गैर रिश्तेदार भी गिफ्ट देते हैं, आपका बर्थडे, आपकी मैरिज एनिवर्सरी, इन सब इवेंट्स में दोनों ही तरह के गिफ्ट डोनर आपको मिलते हैं। लेकिन खास तौर पर मैं बता दूं कि शादी में जो भी गिफ्ट मिलता है आपको, चाहे रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार हो, इस ओकेजन पर किसी भी मूल्य की, किसी भी अमाउंट तक के मूल्य की वस्तु, यानी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कितने ही मूल्य की गिफ्ट आपको मिलती है, चाहे वो गैर रिश्तेदार दे या रिश्तेदार दे, ये आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। इसका मतलब केवल शादी ही एक ऐसा ओकेजन है जहां कोई किसी को किसी भी मूल्य तक की गिफ्ट दे सकता है। ना तो गिफ्ट डोनर को कोई टैक्स का इवेंट्स फेस करना पड़ता है, ना ही जो रिसीवर है उसके हाथ में कोई टैक्स का इवेंट्स होता है। लेकिन इसके अलावा यदि गैर रिश्तेदार किसी दूसरे इवेंट्स पे गिफ्ट देते हैं तो 50,000 से अधिक मूल्य की वैल्यू होगी, तो वो रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रिश्तेदार का मतलब क्या होता है। यदि इसको हम साधारण शब्दों में एक चार्ट के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करें तो हमें लगता है कि शायद मैं बेहतर ढंग से आपको समझा पाऊंगा। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि आप एक इंडिविजुअल हैं, चाहे पुरुष हो या महिला हो, उनके फादर यानी उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनके डॉटर या सन,
उनके स्पाउस, यानी यदि आप महिला हैं तो आपके स्पाउस आपके पति हो गए, और यदि आप पुरुष हैं तो आपकी स्पाउस आपकी पत्नी हो गई। और उस इंडिविजुअल का ब्रदर एंड सिस्टर, मान लीजिए ए कोई पुरुष है तो एक के माता पिता, एक के डॉटर सन, एक की वाइफ और एक के ब्रदर सिस्टर, ये सब क्लोज रिलेटिव में आते हैं। इस तरह से जो मेन क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो मेन रिलेटिव्स हैं, फर्स्ट टायर का जो रिलेटिव्स है वो 5 तरह के होते हैं। उसके बाद जो सेकेंड टीयर में है कि आपके पिताजी के ब्रदर या सिस्टर, आपके पिताजी के ब्रदर या सिस्टर मतलब या आपके चाचा हुए या आपकी बुआ हुई, आपके माताजी की ब्रदर या सिस्टर यानी आपके मामा हुए या आपकी मौसी हुई, आपके स्पाउस के ब्रदर एंड सिस्टर या आपके स्पाउस के फादर एंड मदर। यदि आप पुरुष हैं तो आपके स्पाउस यानी आपकी पत्नी के ब्रदर या सिस्टर यानी साला या साली, और आपके स्पाउस के फादर या मदर यानी आपके सास या ससुर। और 5वां क्लास जो है आपके सिबलिंग का यानी ब्रदर सिस्टर का, तो ब्रदर सिस्टर के जो आपके भाई बहन के जो लड़के या लड़कियां होंगी वो भी क्लोज रिलेटिव्स में आएंगे। इसका मतलब 2 टीयर में क्लोज रिलेटिव्स होते हैं। फर्स्ट ईयर में फादर मदर डॉटर सन स्पाउस ब्रदर सिस्टर्स, सेकेंड टीयर में फादर के ब्रदर सिस्टर मदर के ब्रदर सिस्टर, स्पाउस के ब्रदर सिस्टर स्पाउस के फादर मदर, और ब्रदर एंड सिस्टर के डॉटर एंड सन। इसके बाद जो होता है कि ये जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं इनके जो स्पाउस होंगे वो भी आपके रिलेटिव्स में इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से माने जाएंगे। इसका मतलब कि यदि फर्स्ट ईयर में जाएंगे फादर के स्पाउस आपकी मदर, तो मदर फादर तो आपके पास है ही हैं। डॉटर और सन के स्पाउस, डॉटर और सन के स्पाउस का मतलब सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ। स्पाउस तो ठीक ही है। ब्रदर एंड सिस्टर के स्पाउस, ब्रदर के स्पाउस मतलब आपकी भाभी हो गई, और सिस्टर के स्पाउस यानी आपके ब्रदर इन लॉ हो गए। अब फादर के ब्रदर सिस्टर के स्पाउस, फादर के ब्रदर सिस्टर के स्पाउस का मतलब या तो चाची होंगे या फूफा होंगे। मदर के ब्रदर सिस्टर के स्पाउस, इसका मतलब या तो मामी होंगी या मौसा होंगे। डॉटर एंड सन का स्पाउस तो बता ही दिया, आपके डॉटर इन लॉ या सन इन लॉ होंगे। स्पाउस के ब्रदर सिस्टर के स्पाउस मतलब सलहज, यदि साले की पत्नी सलहज, और साली के हस्बैंड उसके स्पाउस हस्बैंड जो साड़ू बोलते हैं या क्रो ब्रदर बोलते हैं अंग्रेजी में। स्पाउस के फादर या मदर, सास ससुर तो आपके हैं, ये मदर का स्पाउस फादर, फादर के स्पाउस मदर, तो सास ससुर हो गए। और ब्रदर सिस्टर के डॉटर या सन के स्पाउस, ब्रदर सिस्टर मतलब भाई बहन के भतीजा या भांजा, उसके स्पाउस यानी आपके सन इन लॉ माने जाएंगे या डॉटर इन लॉ माने जाएंगे। तो इस तरह से ये जितने तरह के हमने रिलेटिव्स की चर्चा की, इन रिलेटिव्स में गिफ्ट लेने और देने में किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब सवाल ये है, जैसे मैंने पहले बताया था कि गिफ्ट के फॉर्म्स कई होते हैं, या तो कैश हो सकते हैं, कैश में हो सकते हैं कि फिजिकल कैश दे या अकाउंट में दे, या काइंड हो सकते हैं, काइंड में ज्वेलरी हो या आपके एसेट्स वगैरह कुछ हो, ये हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी भी तरह का गिफ्ट लें तो ध्यान रखें कि गिफ्ट डीड विथ ओथ जरूर बनवा लें, क्योंकि हो सकता है कि जब आपको 10 लाख 5 लाख 4 लाख का गिफ्ट मिले, आप अपने इनकम टैक्स में कहीं रिफ्लेक्ट करें, तो हो सकता है असेसिंग ऑफिसर पूछे कि ये 2 लाख 4 लाख 5 लाख आपके पास कहाँ से आए। तो यदि आप कहेंगे केवल गिफ्ट, तो निश्चित रूप से उसके एविडेंस के लिए आपको गिफ्ट विथ ओथ आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और गिफ्ट विथ ओथ जब बनेगा तो ध्यान रखें कि जो भी गिफ्ट डोनर है उसके लीगल ईयर जो भी हैं उनकी विटनेस और उनका एनओसी प्रिफरेबली होना चाहिए, सो दैट कि बाद में कोई और कंसेक्वेंसेस का सामना नहीं करना पड़े। इसका मतलब यदि आपके पिताजी कोई आपको गिफ्ट दे रहे हैं, 5 लाख 10 लाख रुपए दे रहे हैं, तो बेहतर होना चाहिए कि पिताजी एक आपके फेवर में गिफ्ट बनाए और उस गिफ्ट के विटनेस जो आपके भाई बहन होंगे उनका विटनेस और उनका एनओसी हो, तो भविष्य में आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज हो सकता है कि गिफ्ट में यदि आपके ब्रदर या सिस्टर हैं, यानी जो लीगल ईयर हैं गिफ्ट डोनर के, यदि उनका विटनेस या एनओसी नहीं है, तो बाद में शायद लीगल कंसिक्वेंसेस का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब सवाल
कि रिलेटिव कितने अमाउंट दे सकता है, इसकी चर्चा मैंने पहले कर ली कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम लिमिट जो है अनलिमिटेड है, वहाँ तक दे सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सावधानी बरतनी चाहिए आपको, जो भी आपको गिफ्ट दे रहे हैं, चाहे वो रिलेटिव दे रहे हो या नॉन रिलेटिव दे रहे हो, जो गिफ्ट आपको दिया है उसका सोर्स ऑफ फंड का वेरिफिकेशन जरूर होना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है कि जो भी गिफ्ट डोनर है उसका सोर्स ऑफ फंड वेरीफाइड हो। यदि वो वेरीफाइड नहीं होता है और इनकम टैक्स यदि आपको नोटिस देता है, आपको भी देगा, यानी रेसिपिएंट को भी और डोनर को भी, आप यदि उसको वेरीफाई नहीं करवा सके तो हो सकता है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी उस अमाउंट को, उस इनकम को अनडिस्क्लोज इनकम मान के उस पर टैक्स इम्पोज कर दे, कुछ इंटरेस्ट लगा दे और कुछ साथ साथ उस पर कुछ पेनल्टीज भी इम्पोज कर सकता है। वो रिसीवर का भी हो सकता है और डोनर का भी हो सकता है। तीसरा सवाल जो होता है कि यदि आपके रिलेटिव्स आपको गिफ्ट दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपके पिताजी ने आपको कहा कि 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये मैं हर महीने आपको दिया करूंगा, तो सवाल ये होता है कि गिफ्ट प्रेफरेबली लेना चाहिए, कंटिन्यूस लेना चाहिए या वन टाइम लेना चाहिए। तो प्रेफरेबली आपको गिफ्ट वन टाइम ही लेना चाहिए। हालांकि कंटिन्यूस लेने में कोई मनाही, कानूनी मनाही नहीं है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर वन टाइम बेहतर होता है। बिकॉज वन टाइम लेंगे तो एक गिफ्ट डीड बनेगा। हर महीने यदि हर 6 महीने या हर साल या हर 2 महीने के बाद लेंगे तो हर इवेंट्स पे, हर ट्रांजैक्शंस पे आपको एक अलग अलग गिफ्ट बनवाना पड़ेगा, गिफ्ट डीड बनवाना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, यदि संभव हो तो आप वन टाइम गिफ्ट ही लें। अब अगला सवाल, यदि कैश दे तो क्या करें? सामान्य तौर पर कैश का गिफ्ट आप एक्सेप्ट ना करें। बिकॉज होता क्या है, यदि कैश का गिफ्ट आपने लिया और आपने अपने अकाउंट में जमा करा दिया और यदि इनकम टैक्स ने आपसे पूछा और यदि आप उसका सोर्स वेरीफाई नहीं करा सके तो सीधा सीधा इनकम टैक्स जो है वो टैक्सेबल इनकम मान के आप पर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी इम्पोज कर देगा। तो बेहतर है कि यदि अकाउंट टू अकाउंट यदि ट्रांसफर हो, यदि कैश लेना हो तो अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो, वो प्रेफरेबली बेहतर है। अदरवाइज हो सकता है कि इनकम टैक्स उस अमाउंट को अनडिस्क्लोज इनकम मान ले और टैक्स के साथ साथ पेनल्टी भी लगा दे। तो कोशिश करें कि ये डायरेक्ट बैंक में, यदि कैश लेना है तो डायरेक्ट बैंक में है, जो कि आप एविडेंस के तौर पर दिखा सकें कि ये हमें किसने दिया है, क्या दिया। अदरवाइज यदि आप कैश जमा कराते हैं, आप कहेंगे पिताजी ने दिया, भाई ने दिया, तो ये एक डिस्प्यूटेड मैटर है कि आपका ये अनडिस्क्लोज इनकम था या कोई ब्लैक मनी थी, क्या थी। आपको वेरिफिकेशन कराने में शायद कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े। तो बेहतर है कि आप सीधे सीधे यदि कैश को देना चाहे तो सीधे सीधे बैंक में लें, सो दैट एविडेंस के रूप में आप दिखा सकें कि किस खाते से किस खाते में ये पैसे आए हुए हैं। फ्रेंड्स, तो ध्यान रखें कि गिफ्ट लेने के पहले जिन सावधानियों का जिक्र हमने आज यहाँ इस वीडियो में किया है उस सावधानी को जरूर बरतें, नहीं तो हो सकता है कि आपको इनकम टैक्स की नोटिस या इनकम टैक्स के साथ समस्याओं का सामना करना पड़े। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई टैक्स कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना ही मैं सीए हूँ, ना ही मैं टैक्स प्रिपेटर हूँ। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार हैं। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ असहमति का कारण भी बताएं, जिससे कि आने वाले वीडियो में इसको इनकॉर्पोरेट करके इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकूँ। थैंक यू।